है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। अभी तक हमने एजेंसी में जो कुछ पढ़ा वो एजेंसी का मीनिंग हो गया। प्रिंसिपल कौन होता है, एजेंट कौन होता है, ये बात हो गई। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है, ये भी बात हो गई। इम्प्लाइड एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी बात हो गई। और लास्ट में हमने ये बात भी कर ली थी लेक्चर में कि जो इम्प्लाइड एजेंसी है उसकी क्या टर्म एंड कंडीशन है रेटिफिकेशन वाले केस में। खास तौर पे इम्प्लाइड एजेंसी जो रेटिफिकेशन वाला केस है, तो रेटिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। आज हम बिल्कुल टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक एक पार्टी की। जैसे एजेंसी में एक पार्टी है एजेंट, एक पार्टी है प्रिंसिपल। तो हम उसमें से एजेंट की बात करने वाले हैं और ये बात करने वाले हैं कि एजेंट को अथॉरिटी मिलती है। ये तो हम जानते ही हैं, प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है, एजेंट को अथॉरिटी मिलती है। सवाल ये है कि जो अथॉरिटी है वो किस एक्सटेंट तक है, मतलब उसकी अथॉरिटी का स्कोप कितना है। ठीक है, अथॉरिटी के स्कोप से क्या मतलब है सर। अथॉरिटी का स्कोप ऑलरेडी हम देखो इम्प्लाइड एजेंसी में, लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉयड एजेंसी पढ़ा। एम्प्लॉयड एजेंसी में हमने ये बात पढ़ी थी कि नई सिचुएशन होती है इमरजेंसी सिचुएशन, जहाँ पे एजेंट ऑफ नेसेसिटी या नेसेसिटीज एजेंट, इस तरह की कैटेगरी पढ़ी थी हमने। सो सरकमस्टांसेस की वजह से कोई आपका एजेंट बन जाता है। तो एक सिचुएशन इमरजेंसी की होती है और एक सिचुएशन होती है नॉर्मल सरकमस्टांसेस की। मतलब हम जब स्कोप ऑफ अथॉरिटी की बात करें एजेंट की, एजेंट क्या क्या कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, तो उसमें भी हमें दो सरकमस्टांसेस सोचने होंगे, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट मीन्स इमरजेंसी। दोनों एक ही दोनों सिचुएशंस अलग है, तो वहां पे एक्सटेंट भी अलग अलग है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी भी अलग अलग है। तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। प्रिंसिपल ने अपने काम को एजेंट से कराने के बारे में सोचा, तो एजेंट को उसे अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि ये काम मेरे बिहाफ पे आप कर सकते हो। वो अथॉरिटी देने का पेपर वर्क वाला तरीका पावर ऑफ अटॉर्नी है। एक्सप्रेस करके राइटिंग में लिख के दोगे, सबसे सिस्टमेटिक तरीका पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो। वो अथॉरिटी देने का ही तरीका है और उस पेपर में लिखा जाएगा कि आप कितनी अथॉरिटी दे रहे हो उसे। ऑब्वियसली वो जो लिखा हुआ अथॉरिटी वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए है। इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस के लिए तो आप नहीं भी लिखोगे, लेकिन आपको बचाने, लॉसेस से बचाने के लिए वो उसकी जो अथॉरिटी का एक्सटेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग बोलूं तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या क्या कर सकता है वो है उसकी अथॉरिटी। और उसका एक्सटेंट मतलब हम उसको मेजर करना चाहते हैं, हम उसका स्कोप समझना चाहते हैं कि वो क्या क्या कर सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे। पर मैंने बताया कि दो सिनारियोस को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। पहले तो बात करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। अब है ना, ये क्या मतलब है इसका। सपोज तुमने एक सेलिंग एजेंट बनाया। सेलिंग एजेंट का काम क्या है, गुड्स सेल करना। अब गुड्स सेल करने के लिए, गुड्स सेल करना तो उसके अथॉरिटी में आता ही है कि वो आपके बिहाफ पे आपका गुड्स सेल कर सकता है। पर गुड्स सेल करने के लिए जो नेसेसरी है वो भी उसकी अथॉरिटी में आता है। एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। कौन से एक्ट के लिए अपॉइंट किया है, सेल करने के लिए। तो सेल करने से रिलेटेड और भी चीजें जो जरूरी हैं गुड्स को सेल करने के लिए, वो सब भी उसकी अथॉरिटी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सेल करना तो आएगा ही, साथ में गुड सेल करने के लिए जो भी और रिक्वायर्ड लॉफुल एक्टिविटीज हैं, रिक्वायर्ड लॉफुल एक्टिविटीज वो भी आ जाएंगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। आगे लिखते हैं, एन एजेंट हैविंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग्स नेसेसरी फॉर पर्पस यूजुअली डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कंडक्टिंग सच बिजनेस। ये एग्जांपल लिया है उन्होंने एक तरह से कि अगर आपने सपोज अपना एजेंट अपॉइंट किया और उसको एक्टिविटी कौन सी सौंप दी, कैरी ऑन बिजनेस, मेरे भी आप पे बिजनेस करो। अब बिजनेस करो तो मतलब तो ये सारी एक्टिविटी दे रहा है। तो बिजनेस करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज होंगी बिजनेस करने के लिए, वो सब भी उसके स्कोप में आएंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, कॉमन सेंस से आनी भी चाहिए, नहीं तो वो बिजनेस करेगा कैसे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है, जैसे डायरेक्टर होते हैं, तो डायरेक्टर जो भी कुछ एक्टिविटी करते हैं इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर, उससे पूरी कंपनी लायबल हो जाती है।
एक तरह से एजेंसी जैसा बिहेवियर है उनका। तो उनके स्कोप में क्या आता है? सारी लॉफुल एक्टिविटीज जो नेसेसरी हैं बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए इस कहानी को। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी, तो समझ रहे हो ना, ये एजेंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। रिसाइडिंग इन लंदन टू रिकवर एट मुंबई अ डेट ड्यू टू बी, मतलब बी को कोई, बी ने कोई उधारी दी होगी पास्ट में, उससे रिकवर करनी है वो उधारी, और वो मुंबई में रिकवर करानी है। बी जो है वो लंदन में रहता है, तो उसने ए को अपना एजेंट बनाया। ऑब्वियसली ए मुंबई में होगा तो उसको एजेंट बनाया और बोला कि यार मेरे बिहाफ पे मेरी जो लैंडिंग है उसे रिकवर करके लेके आओ। ए मे नॉट अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस, सॉरी ए मे नॉट बोल दिया मैंने, ए मे अडॉप्ट लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ रिकवरिंग द डेट। तो वो सारी लीगल प्रोसेस ए के स्कोप में आएगी, ए के अथॉरिटी के स्कोप में आएगी, जो डेट रिकवर करने के लिए नेसेसरी हैं। कोई डाउट है क्या? जैसे पुलिस में केस करना भी हो सकता है, कोर्ट में केस करना भी हो सकता है। आई होप बात समझ में आ रही है, वो सामने वाला पैसे नहीं दे रहा है तो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 16, ए कॉन्स्टिट्यूट बी एज इज एजेंट। फिर से, ए कॉन्स्टिट्यूट बी एज इज एजेंट। कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है? यस, यहाँ पे ये एजेंट है, ए प्रिंसिपल है। टू कैरी ऑन बिजनेस, किस लिए अपॉइंट किया है उसने? देखो पर्पस ये रहा, इसको अपॉइंट किया है टू कैरी ऑन बिजनेस। किस चीज का बिजनेस है? शिप बिल्डिंग का बिजनेस है। बी में परचेज टिम्बर एंड अदर मटेरियल, शिप बनाना का बिजनेस है तो ऑब्वियसली शिप बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो खरीदने का राइट तो उसको मिलना ही चाहिए ना, नहीं तो फिर वो कैरी ऑन बिजनेस करेगा कैसे? वो बिजनेस कैरी ऑन कैसे करेगा? वर्कर को हायर करने का भी राइट होना चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने का भी राइट होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर तुमने कैरी ऑन बिजनेस कह दिया तो बिजनेस कैरी ऑन करने की एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जितनी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड हैं, जो लॉफुल हैं, वो सारी भी बी के अथॉरिटी के स्कोप में आएंगी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी का मतलब समझ में आ रहा है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी, कि किस दायरे तक आपकी अथॉरिटी है, किस दायरे तक एज एन एजेंट आपके राइट्स हैं जो आपको दिए गए हैं प्रिंसिपल के द्वारा, उसके बारे में बात हो रही थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सीधी सी बात कह दी, जिस एक्टिविटी के लिए आपको एजेंट अपॉइंट किया गया है उस एक्टिविटी को करने का राइट तो है ही, उस एक्टिविटी को करने के लिए जितनी और सपोर्ट में एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, अगर वो सारी एक्टिविटीज लॉफुल नेचर की हैं तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी आपके स्कोप में आता है, वो भी आपकी अथॉरिटी स्कोप में आता है एज एन एजेंट। बहुत सिंपल बात हो गई या अभी भी कोई समस्या है इसको समझने में? तो कंक्लूजन ही समझ में आना चाहिए, हर चीज रटनी नहीं है, एग्जाम्पल समझ में आना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोविजन लिखना आना चाहिए, हो गया काम। ठीक है, आगे चलो। एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी सिचुएशन। ऑब्वियसली यहाँ पे तो थोड़ा सा स्कोप बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बताओ, ऑर्डिनरी सिचुएशन के कंपैरिजन में इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट की अथॉरिटी का स्कोप बढ़ना चाहिए या कम हो जाना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेट्स सी बढ़ता है कि नहीं। हमारा कॉमन सेंस खुद ये कह रहा है, लॉ मेकर्स ने लॉ बनाते समय क्या लिखा है? एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, अब क्या लिखा है? टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। केवल आपको जो, जब वो पावर ऑफ अटॉर्नी सपोज स्टैंडर्ड तरीके से आपको अथॉरिटी दी गई होगी तो एक पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखा गया होगा कि आपको कौन सी एक्टिविटी के लिए मैं एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं और इस एक्टिविटी को करने का आपके पास राइट है, और ऑर्डिनरी सिचुएशन में उस एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जितनी एक्टिविटीज लगती है वो करने का भी राइट है। ये तो लिख दिया गया था, ये इस तरह से पेपर बना है। लेकिन यहां पे तो इसकी बात ही नहीं हो रही कि आपको किस लिए अपॉइंट किया गया था, आप कौन सी एक्टिविटी करने के लिए आए थे, उस एक्टिविटी के साथ और एक्टिविटी कर सकते हो, इसके बियॉन्ड ही चली गई बात। या तो कह दिया आप तो वो सारे एक्ट कर सकते हो, सारे एक्ट कर सकते हो जिससे आपका प्रिंसिपल लॉस बियर करे, उससे आप उसका बचाव कर सको।
आपके प्रिंसिपल को लॉस हो जाए, उससे आप अपने प्रिंसिपल को बचाव कर सको। और एक ऑर्डिनरी समझदारी वाला व्यक्ति, प्रूडेंस मतलब समझदारी, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लॉस से बचने के लिए जो करता, वो आप कर दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आप विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी ही काम कर रहे हो। आप पे कोई ये नहीं कहेगा कि यार पावर ऑफ अटॉर्नी में तो ये सब बातें नहीं लिखी, फिर तुमने कैसे कर दिया, ये आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए? इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बहुत कठिन बात है समझने में? इसका ग्राउंड हम ऑलरेडी पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं, है ना? इसीलिए पीछे का पढ़ने को रोज बोलता हूं, उतनी जल्दी ग्रिप होगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी में दो पार्ट, ऑर्डिनरी सिचुएशन में या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में या इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में। बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज है। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो एक्टिविटी आपको सौंपी गई है, प्लस उस एक्टिविटी को करने के लिए जो लीगल एक्टिविटीज अदरवाइज करनी पड़ेंगी आपको, सबकी अथॉरिटी आपके पास है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये क्या एक्टिविटी सौंपी गई थी, कौन कौन सी और एक्टिविटी, उसको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए आपको और करनी पड़ेंगी, फर्दर करनी पड़ेंगी, वो सब बातें हो ही नहीं रही। यहां तो बोल दिया आप कुछ भी करो, इमरजेंसी है, बस अपने प्रिंसिपल को बचा रहे हो। और नॉर्मल प्रूडेंस वाला या ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति उस सिचुएशन में जैसा लॉस से बचने के लिए करता है, अगर आप इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो तो ये आपके स्कोप में आती है। आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आपको गिल्टी नहीं माना जाएगा, इवन दो आप अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के स्कोप के बाहर चले गए हो। बोलो जी बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलो आगे क्या लिखा है? टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी, वैलिड एजेंसी इन इमरजेंसी। वैलिड एजेंसी का मतलब भाई, नॉर्मली तो वैलिड एजेंसी ये होती है कि जो लिख के दिया है आपको एक्टिविटी करने के लिए, आप उसके बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। याद आया? अगर आप उसके बियॉन्ड चले गए तो रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। वैलिड एजेंसी तो तभी तक है ना जब तक आपको जो अलाउ किया गया है उसी अथॉरिटी के अंदर आप काम कर रहे हो। लेकिन इमरजेंसी में वैलिड एजेंसी ये नहीं है। वैलिड एजेंसी इमरजेंसी में हो गई कि आप कुछ भी करो, कुछ भी करो मतलब यू कैन डू एनी ऑफ सच एक्ट जो आपके प्रिंसिपल को लॉस से बचाता हो। उसी से रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि इमरजेंसी में वैलिड एजेंसी के लिए कुछ चीजें तो आपको फिर भी फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको टेस्ट किया जाएगा किस बात पे? लेट्स सी। एजेंट शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद हिज प्रिंसिपल। आपने, अगर आपके पास ये मौका था कि आप बातचीत कर सकते थे अपने प्रिंसिपल से कि सर आपको हो रहा है नुकसान, एजेंट अपने प्रिंसिपल से बातचीत करके बता रहा है फोन पे, मेल पे, पर्सनल, आपको नुकसान होने की गुंजाइश हो रही है, आप बोलो तो मैं जो बोलोगे वैसा कर देता हूं। आपने जो मुझे अथॉरिटी दी है उसमें तो ये एक्टिविटी नहीं आती करना, पर आप बोलोगे वैसा कर दूंगा। अगर आपके पास ये कम्युनिकेशन का ऑप्शन है तो आपको अपना दिमाग, ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? उस केस में आपको ऑब्वियसली अपने प्रिंसिपल से पूछ के काम करना चाहिए। ये सिचुएशन तो तब आएगी कि आपने कुछ जो एक्टिविटी की वो आपके स्कोप के बियॉन्ड है, फिर भी आपकी एक्टिविटी को वैलिड माना जाएगा। ये तो तब आएगी जब आपके पास अपने प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी थी ही नहीं, आपको खुद ही डिसीजन लेना था। तो वहां आपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस अप्लाई करके एक डिसीजन लिया है, तब जाके आपकी वो एक्टिविटी वैलिड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसीलिए लिखा है एजेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट, तब वैलिड होगा। जब एजेंट कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, फिर उसने अपना ऑर्डिनरी प्रूडेंस लगाया है और अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके काम किया है इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी, इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, तब आपकी एक्टिविटी वैलिड है। कोई डाउट है तो बताओ? ये तो सेंसिबल बात है ना, सेंसिबल बात है। अगली बात देखो, देयर शुड हैव बीन एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी। मतलब ये सरकमस्टांस चेक होगा कि क्या सच में नेसेसिटी थी। और
एजेंट को प्रॉम्प्टली एक्ट करना था उस सिचुएशन में, नहीं तो नुकसान हो जाता। प्रॉम्प्टली मतलब इमीडिएट, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट। देयर शुड हैव बीन एक्चुअल, एक्चुअल मतलब हाइपोथेटिकल, ऐसा भी हो सकता था वैसा भी हो सकता था, नहीं नहीं, फैक्ट्स प्रेजेंट है कि नेसेसिटी थी। आप ये नहीं कह सकते यार मुझे ऐसा लगा कि आपको नुकसान हो सकता है, लगा वगा नहीं चलेगा। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन प्रेजेंट थी कि कमर्शियल नुकसान हो जाएगा एजेंट को, सॉरी प्रिंसिपल को, इस वजह से एजेंट ने प्रॉम्प्टली इमीडिएटली अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की, इवन दो वो अथॉरिटी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी हो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस की, फिर भी वो वैलिड हो जाएगी। लेकिन ये देखो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एक्चुअल, नेसेसिटी प्रेजेंट थी। कोई डाउट है तो बताओ। तीसरा पॉइंट, एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड। ये बोनाफाइड वर्ड मैंने पहले भी सिखाया है, और बोनाफाइड जब भी आए तो एक और वर्ड सोचने की कोशिश करा करो, मेलाफाइड। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड हैं, और बोनाफाइड का मतलब होता है विथ, यस, विथ गुड इंटेंशंस, और मेलाफाइड का मतलब है विथ मेलिशियस इंटेंशंस और बैड इंटेंशंस, किसी का नुकसान करने के इंटेंशन से अगर कोई एक्टिविटी होती है तो मेलाफाइड होती है। तो ऑब्वियस बात है कि जब आपने इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके कोई काम कर दिया, फिर भी वो वैलिड तभी मानी जाएगी अगर वो एक्शन बोनाफाइड है, विथ गुड इंटेंशंस था, मतलब प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए था। बोलो, कोई डाउट? सिंपल है ना ये भी। अगला, द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड मोस्ट रीजनेबल प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब आपने जो एक्शन लिया है वो दो ग्राउंड पे, रीजनेबल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकेबल भी होना चाहिए। आपने कोई डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन रीजनेबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। कोई डाउट है क्या इसमें? ये तो हमने ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाली बात से ही कवर हो रहा है कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति उस केस में क्या करता है वैसे ही आपको बिहेव करना है या एक्ट करना है। एंड द लास्ट थिंग, द एजेंट मस्ट be in possession of the goods belonging to his principal which are subject to contract। अगर ये डिसीजन, ये मतलब है ना बहुत ही स्पेसिफिक बात हो गई पॉइंट नंबर 5 की, ये केवल गुड्स वाले एजेंट के ऊपर लग रहा है, और या तो आप बाइंग एजेंट हो गए उसके, या सेलिंग एजेंट हो गए और गुड्स आपके पोजीशन में होगा। मैं तुम्हें बार बार एग्जांपल में भी ये केस बताता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास कोई पेरिशेबल नेचर का गुड्स है और वो पेरिश हो जाएगा, उसकी वजह से प्रिंसिपल को पूरा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से तुम कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपके पास गुड्स का पोजीशन है, अगर गुड्स से रिलेटेड एजेंट हो तो, और वो गुड्स जो है उस प्रिंसिपल को बिलोंग करता है, तब आप ऐसा इमरजेंसी ग्राउंड पे डिसीजन ले सकते हो। तो फिफ्थ पॉइंट को रटने की कोई खास जरूरत नहीं है, जो अच्छे पॉइंट्स है वो तो ऊपर हैं। पहली चीज, आपके पास एजेंट से बात करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। दूसरी बात, जो नेसेसिटी है वो एक्चुअल है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल नेसेसिटीज की बातें नहीं हो रही है, एक्चुअल नेसेसिटी थी। तीसरा, आपने जो भी कुछ एक्शन लिया वो बोनाफाइड मैनर में लिया, मतलब विद गुड इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, इस ग्राउंड पे आपने डिसीजन लिया है बीइंग एन एजेंट। और जो आपने एक्शन लिए हैं वो एक्शंस या जो डिसीजन लिए हैं वो रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल नेचर के हैं। ये सारे ग्राउंड अगर पूरे होते हों तो हम कहेंगे कि नेसेसिटी के केस में आप वैलिड एजेंसी पे हो, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, इवन दो आपको जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी उस पावर ऑफ अटॉर्नी में आपके ये जो करंट एक्शंस हैं इमरजेंसी में लिए हुए एक्शंस वो कवर नहीं होते, फिर भी ये आपके एक्शंस वैलिड माने जाएंगे अगर ये सारे ग्राउंड पूरे होते हैं। बहुत कठिन हो तो बताओ। एग्जाम्पल खत्म कर लेते हैं इसका। एक एजेंट है हु इज अथॉरिटी टू सेल गुड्स, तो भैया उसकी अथॉरिटी तो यहां तक लिमिटेड है। अगर सपोज करो वो गुड्स में किसी तरह की कोई खराबी आ गई जो रिपेयरेबल है, तो वो रिपेयर करा सकता है अगर ये नेसेसिटी थी गुड्स को बेचने के लिए। तो इवन दो रिपेयर कराना उसकी अथॉरिटी में नहीं है, फिर भी वो रिपेयर करा सकता है अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, है ना। इमीडिएट रिपेयरिंग की जरूरत है, अगर अभी के अभी रिपेयर नहीं कराया तो फिर ये रिपेयर नहीं होगा,
ऐसा हो जाता ना, सपोज आप कपड़ों के एजेंट हो किसी के, ठीक है, कपड़े बेचते हो आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उसके ब्रांड के, किसी तरह का कोई दाग उस पर लग गया, इमीडिएटली 2 मिनट में या तो उसको साफ कर लो, ओके, बाद में सस्ता बिकेगा, मान लिया अगर एक बार धुल जाएगा तो उसकी जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाएगी और थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा, पर अगर नहीं इसको इमीडिएटली हमने साफ किया उस दाग को, तो फिर वो क्या होगा, वो दाग निकलेगा भी नहीं और वो कपड़ा बिकेगा भी नहीं, पूरा लॉस हो जाएगा। इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके अथॉरिटी के बियॉन्ड जा रहा है मामला, तो भी आपका एक्ट वैलिड है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? एक और केस देख लो, ए कंसाइंस पेरिशेबल गुड्स टू बी। अब देखो, मैं कंसाइनमेंट कल भी बोला था, फिर वो ये वर्ड बोल रहा हूं और आगे जाके ये वर्ड यूज भी होगा। कंसाइनमेंट का क्या मतलब होता है? कंसाइनमेंट का मतलब होता है एक तरह से मैंने किसी को गुड्स भेजा है, उसने मुझसे खरीदा नहीं है, मैंने उसे बेचा नहीं है, उसके शॉप पे रखने के लिए दे दिया है और बोला है कि मेरा गुड्स आप रखो आपके काउंटर पे और बेचो, बिकता है तो पैसे मुझे भेजना, आपको कमीशन मिलेगा, है ना? ये कंसाइनमेंट का एग्जाम्पल है, ये कल भी दिया था मैंने। पेरिशेबल नेचर का गुड्स बी के काउंटर पे रखवा दिया है ए ने, और बी जो है वो श्रीनगर में रहता है, उसे डायरेक्शन दे दी है, मतलब उसे अथॉरिटी जो दी है वो ये है, डायरेक्शन टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट तमांडू, ठीक है, ये भी लोकेशन की का नाम है। उसने बी को ये डायरेक्शन दी है कि मैंने जो अभी आपको गुड्स भेजा है ना, वो सी को भेज दो। अब सी को भेजने के पहले सपोज मौसम खराब हो गया, कोई रीजन हो गया, बी को ये लग रहा है यार ये गुड्स सी के पास या तो पहुंचेगा नहीं, और अगर पहुंचा तो पूरा पेरिशेबल नेचर का ये पूरा खराब हो जाएगा। तो इवन दो बी को अथॉरिटी नहीं थी गुड्स सेल करने की, उसे तो ये बोला गया था कि तुम सी को भेज दो, पर बी उसे बेच सकता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई समस्या है, कुछ पूछना है तो पूछो। ये एजेंट्स की अथॉरिटी थी। एजेंट्स की अथॉरिटी हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस और इमरजेंसी सिचुएशन। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ऑब्वियस बात है, उसे जो एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है उस एक्टिविटी को करने की अथॉरिटी है, प्लस उस एक्टिविटी को करने के लिए फर्दर जिन एक्टिविटीज को करना जरूरी है उन एक्टिविटीज के की भी अथॉरिटी उसके पास होगी, है ना? अगर उसे बिजनेस कैरी ऑन करने की अथॉरिटी दी है तो बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज है उसकी अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली उसके पास है, ये उसका स्कोप है अथॉरिटी का। इमरजेंसी सिचुएशन में डेफिनेशन कहीं और से ही चालू होती है। इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये बोला जाता है कि एजेंट हर वो काम कर सकता है, हर वो एक्टिविटी कर सकता है जो एक्टिविटी प्रिंसिपल को लॉस से बचाती है, और एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में लॉस से बचने के लिए जो करता है, अगर ये चीजें एजेंट परफॉर्म कर रहा है तो ये उसकी अथॉरिटी में आएगी। उसकी वैलिडिटी के लिए हम कुछ ग्राउंड्स पे उसको चेक करेंगे कि उसका जो एक्शन है, उसने वो एक्शन करने के पहले क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कम्युनिकेट करने की प्रिंसिपल के साथ, अगर थी तो उसे कम्युनिकेट करना था, नहीं किया है तो फिर ये गलत हो जाएगी बात। लेकिन अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कम्युनिकेशन की तो उसकी एक्टिविटी वैलिड है। दूसरी बात, उसने जो परफॉर्म किया है वो कह रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो क्या सच में क्या एक्चुअली नेसेसिटी थी, एक्चुअली इमरजेंसी सिचुएशन थी, या ये इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल थी? उसने जो एक्शन लिया है वो बोनाफाइड लिया है, मतलब विद गुड इंटेंशन लिया है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया है, तो ही उसकी एक्टिविटी वैलिड होगी। और लास्ट में हमने कहा कि उसने जो एक्शन लिए है वो रीजनेबल और प्रैक्टिकल होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट तो स्पेसिफिकली गुड्स के लिए था कि गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का है और वो पेरिश होने वाला है तो वो ऐसा ले सकता है, उसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। यहाँ तक कोई समस्या है ये टॉपिक में, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो।